टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट है जिसमें पूरे टोटल आपके 150 प्रश्न हैं। तो इन 150 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से 97वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है या है। तो देखिए दोनों कथन पढ़ लीजिए जल्दी से। इस संशोधन द्वारा सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। दूसरा, इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया। तो दोनों ही कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है ये 2011 में आया था। अगला है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुण की राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 72 के तहत बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मूलाधिकारों में कौन सा या से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो देखिए पहला पढ़िए बलात्, श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, यह दोनों को प्राप्त है। और दूसरा, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो जो तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों दोनों को। तो पहला और तीसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल है, अनुच्छेद 263 के तहत। और दूसरा, क्षेत्रीय परिषदें विधिक संस्थाएं होती हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही जो हैं ये सत्य हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था या संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो ये 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है इसके तहत। अगला प्रश्न है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार किसके में निहित है। तो ये केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ये क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल 143 के तहत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बिल्कुल सही है। कारण संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था, ये भी सही है। तो और ये व्याख्या भी कर रही है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार करें। केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त करना, ये उपरोक्त व्यवस्थाएं संबंधित किससे। ये संबंधित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के योग के बराबर है। तो ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के योग के बराबर। महाराष्ट्र में 48 है, कर्नाटक में 28 है और हिमाचल में 40 है। टोटल मिला करके आपके 80 हो जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है। आगे चलते हैं। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने का उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा। आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो पहला कथन है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती है। ये दोनों ही नहीं कर सकती, ना ही संशोधन कर सकती है ना ही अस्वीकार कर सकती है। दूसरा, अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। तो ये जो दूसरा वाला है ये सही है, ठीक है। अनुदान मांगों पर दोनों में सदनों में मतदान होता है। और राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। यदि नहीं लौटाती है तो उसे जैसा उसे भेजा गया था वैसा ही लोकसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो केवल बी है वो कथन सही है। अगला है भारत की संचित निधि किसके नियंत्रणाधीन होती है। तो ये जो संचित निधि है ये आपका संसद के नियंत्रणाधीन होती है, आर्टिकल 266 के तहत, 266 के तहत, 266 के तहत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 227 में वर्णित उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शब्द को किस वाद में अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया। तो इसे जो है केशवानंद भारती जो वाद होता है इसमें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता। और दूसरा कथन है उसको देखें तो राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। दूसरा कथन सही है, परंतु पहला कि इसके पश्चात प्रभावी नहीं होता ये गलत है, प्रभावी रहता है। तो केवल यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ताएं उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य हैं। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये गलत है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो पहला गलत हो गया आपका। दूसरा, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अहर्त हो, ये भी सही है। सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर न हो,
ये भी सही है। तो 2 और 3 ही सही हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल कहा जाता है। तो ये जो है होता है आपका प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है, इसे ही कहा जाता है। ठीक है, ये भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। बिल्कुल सही। इसे समाप्त किया जा सकता है पूरी तरीके से कि विधान परिषद को ही समाप्त कर दीजिए, परंतु ये अगर है तो स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता है। दूसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। 1/3 नहीं, 1/6 सदस्यों को। ठीक है, 1/6 सदस्यों को। तो तीसरा वाला आपका गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के में अंतर का केंद्र बिंदु क्या है? तो शैडो कैबिनेट। वहाँ पे शैडो कैबिनेट होती है, यहाँ पर नहीं होती है। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का जो प्रयास है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये आपका अनुच्छेद 41 के तहत है। अनुच्छेद 41 अर्थात आपका पहले का ए का 2 से हो जाएगा। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये आपका 39 घा 39 घा आपका 1 हो गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका 39 का में है, 3 हो गया। प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाना, अनुच्छेद 43 का में अर्थात 4 हो गया। तो 2134 कौन सा है आपका? तो ये आपका सी ऑप्शन जो है 2134, ये सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1993 में की गई। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, दोनों सही है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया नहीं। 103वें के द्वारा नहीं, 102 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और डी वाला जो है, इससे सदस्यों को की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, ये सही है। तो सी वाला आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं, धन विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो कौन सा असत्य है? ठीक है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता, सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, ये भी सही है। इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है नहीं, केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, ये शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपरोक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये राज्य के नीति तत्व से संबंधित है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के विवेकाधीन है, बिल्कुल सही। राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं, ये भी सही है। और तीसरा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकते हैं, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के संबंध में कौन सा या से सही है? अनुच्छेद 243D में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और दूसरा कथन है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा कथन है, पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों पर कार्य होता है, ये भी सही है। तो तीनों ही आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? तो संवैधानिक आपात की बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, आर्टिकल 356 के तहत, 356 के तहत। ठीक है, और संविधान का भाग 18 जो है 352 से 360 आपात उपबंधों से संबंधित है। अगला है, संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषयों पर कानून बना सकती है? तो ये संघ सूची, राज्य सूचियों, समर्थित तीनों सूचियों के विषय पर कानून बना सकती है, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? तो चारों ऑप्शन देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना ये है, हिंसा से दूर रहना ये भी है, निजी संपत्ति का कुशल प्रबंधन करना ये मूल कर्तव्य के तहत नहीं आता है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये मूल कर्तव्य में आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो देखिए, पहला, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये गलत है, क्योंकि केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का भाग बताया गया है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है? ए ऑप्शन आपका असत्य है। बाकी तीनों जो है वो सत्य हैं, आप तीनों देख सकते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल किया गया? तो राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को। इसमें राज्य के मुख्य सचिव शामिल नहीं होते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 इसमें हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र
व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। तो ये आपका अनुच्छेद 301 में वर्णित किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZI के तहत निम्नलिखित में से कौन सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन तथा समापन के संबंध में उपबंध निर्मित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है? तो किसे किया गया है? राज्य विधान मंडल को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन या अंतर्गत कार्यरत नहीं है? तो देखिए, कार्मिक मंत्रालय के तहत आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग आता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आएगा अर्थात CBI, केंद्रीय सूचना आयोग आएगा, परंतु राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो है NIA, ये इसके तहत नहीं आता, ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य हैं? तो देखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, असत्य पूछ रहा है, कौन सा इसमें असत्य है? यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। तो देखिए, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए इनमें से पूछा कौन सा असत्य है, तो कोई असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो देखिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये आपका वस्तु एवं सेवा कर से है, GST। दूसरा, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, ये भी सही है, EWS। तीसरा, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये भी सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें बलवंत राय मेहता समिति जो है सबसे पहले होगी 1957 में, 1957 में। फिर अशोक मेहता समिति आती है 1977 में, 1977 में। फिर तीसरे नंबर पे GVK राव समिति 1985 और फिर सिंघवी समिति आती है 1986 में। तो इस प्रकार से आपका जो ए ऑप्शन है 4, 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कारण उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ये भी सही है। तो मतलब कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये आपका जो हो जाएगा 7वां और 31वां ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 520 की गई और फिर आपका 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 545 की गई। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बुलाता है ये नहीं कह रहा है, अध्यक्षता करता है। तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो आर्टिकल 118(4) के तहत, ठीक है, 118(4) के तहत, जबकि जो संयुक्त अधिवेशन का जो उपबंध है वो आर्टिकल 108 में है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से भाग लेते हैं? तो इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इसमें राज्य विधान परिषद नहीं पार्टिसिपेट करता। तो 134 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किसके द्वारा? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है शपथ ग्रहण के दिन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? तो यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, राज्यसभा इसके अस्वीकृत कर सकती है। तो उपरोक्त सभी जो हैं सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। बिल्कुल है। इसके लिए संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत है, कारण जो है गलत है, क्योंकि आवश्यकता होती है, पूर्व सिफारिश की आवश्यक होती है। तो अर्थात इस प्रकार से पहला कथन सही है, कारण गलत हो, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है? तो किसके तहत कर सकता है? अनुच्छेद
अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति को सूची में शामिल कर सकता है। 341 के तहत अनुसूचित जाति को। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने के पूर्व भी की जा सकती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना प्राप्त करना अनिवार्य है, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघवाद का निर्णय मुख्यतः भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो है आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो आर्टिकल 356 से संबंधित हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट या अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों का गठन किया गया था? तो ये गठन किया गया था आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। अगला है, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया कि पंथ निरपेक्षतावाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? तो ये कहा गया आपका केशवानंद भारती वाद के तहत। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किया बी.आर. मेहता समिति ने। ठीक है, 3 से मिला दीजिए। नगर पंचायत, ये आपका 74वां संशोधन है। पंचायती राज निर्वाचन 73वां संशोधन है। द्विस्तरीय प्रणाली अशोक मेहता समिति। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन 3214 ये सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त होता है कहाँ पे? इसका प्रयोग कहीं पर भी नहीं हो, संविधान में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 के खंड 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत प्राप्त है? तो विधानमंडल की विश्रांति के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति इसके तहत है, जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। अगला है, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिटों को जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इन उपयुक्त में से कौन सा या से संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो समान नागरिक संहिता और समान कार्य के लिए समान वेतन, तो पहला और तीसरा अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों या 2 माह की अवधि के लिए। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति क्या है? एक न्यायिक शक्ति है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के कुल 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उपरोक्त में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है? तो ना ही धन विधेयक पर है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर, साधारण विधेयक पर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई की जानी आवश्यक है और कोई भी सदन सत्र में नहीं हो। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 59 का आपका सी, ये होता है आपका आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, यह वर्णित है अनुच्छेद 231 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकतंत्र में एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है, बिल्कुल है। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, ये गलत है। कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है, तो अर्थात केवल आपका ए सही है, बी कथन सही है, कारण गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा या से संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है? साधारण विधियां, विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियां, इसमें संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आएगा। तो ए और सी शामिल हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कब करता है? उसे यह प्रतीत होता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तब। ठीक है, आर्टिकल 360 के तहत। अगला है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसके तहत जो है आपका मेघालय ये शामिल नहीं है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, ये 4 राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं? तो संविधान की लोकशीलता, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता। ठीक है, तो 1, 3, 4, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये संघीय
संघात्मक विशेषता को बताती है। आगे देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपका जापान से है। संसद की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये आपका सोवियत संघ से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है। इस प्रकार से 1 सही हो जाएगा, 2 1 4 3। आगे चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि मनोनीत, बिल्कुल सही। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते प्राप्त करता है, ये भी सही है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये गलत है। वह संसद के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है। यहाँ पर 2 सूचियां हैं, सुमेलित करना, बताना कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, हरियाणा की स्थापना गठन 1966 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में, ना कि 80 में। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसमें स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित जो है छठी अनुसूची जो है ये है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना की बात की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, संघ शासित क्षेत्र अधिनियम। उपरोक्त में समय बताना कौन से सही युग्म सही सुमेलित हैं। तो देखिए, संघ शासित क्षेत्र अधिनियम 1963 सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 सही है। संसद अधिनियम 1959 सही है। और सीमांकन अधिनियम 2002, अर्थात चारों ही सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। कैसे? संसद द्वारा विधान की समान प्रक्रिया में साधारण बहुमत के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट के साथ सही उत्तर बताइए। कथन है, भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। और दूसरा है, संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तो दोनों ही सत्य हैं और व्याख्या भी करते हैं, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा का सभापति पद ग्रहण करता है, पदेन होता है। ये पदेन होता है, जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर है तब तक वो राज्यसभा का सभापति रहेगा। अगला है, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका दोनों के कार्यों की वैधता की जांच करना। 74 का ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया? 243 घ अर्थात 243 डी के तहत। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है। कैसे? उस रीति एवं उन आधारों पर जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो निंदा प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, परंतु महाभियोग नहीं। महाभियोग उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको और न्यायाधीशों को हटाने और राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है? तो चाइना में नहीं, बाकी जो बाकी 3 है उसमें है। संसदीय शासन प्रणाली, और याद ध्यान रखिएगा नेपाल में भी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा या से वह माध्यम जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? वित्तीय कटौतियों के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, इन सभी के माध्यम से। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में चुने जाने हेतु किसी भी नागरिक को न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो अर्थात पहला वाला कथन सही नहीं है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने हेतु व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो केवल 2 सही है, मतलब ऑप्शन कथन 2 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य होगा यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक स्तर पर अस्वस्थ हो। दूसरा, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली हो। तीसरा, भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी लाभकारी पद पर कार्यरत हो। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये इसकी अयोग्यता के लिए आधार हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण, भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार का कार्यकाल तभी तक बना रहता है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। तो ये भी आपका कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तो और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है? संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ, संघीय न्यायालय का गठन और संघ स्तर पर द्वैध शासन, ये तीनों ही सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में पंचायती राज की स्थापना से संबंधित भाग एवं अनुसूची कौन सी है? भाग 9, अनुसूची 11, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? यह एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। ठीक है।
अनुच्छेद 243 आई के तहत। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, नहीं, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तीसरा, इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है, सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 सही है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 सही है, कार्य करने के लिए हेतु सही और मानवीय स्थिति 42 में है, सही है। कार्य का अधिकार जो है वो 43 में नहीं है बल्कि 41 में है। कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता अनुच्छेद 41 में वर्णित किया गया है, 41 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान हो। तो देखिए, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, ये भी है। यदि दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, ये भी बेस है। तीसरा, दूसरे सदन द्वारा विधेयक पास किए गए 6 महीने ज़्यादा हो गया, तो ये सभी परिस्थितियां जो हैं संयुक्त बैठक के प्रावधान के लिए आधार बनाती हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, बिल्कुल करता है। वास्तविक कारण क्या है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैंड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इस योजना की शुरुआत दिसंबर 1993 में होती है, सही, 23 दिसंबर 1993 को, और यह पूरी तरह केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। तीसरा, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो हैं वो सम्मिलित होते हैं, तो पहला और दूसरा ही केवल सत्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाने के लिए किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं करना होता, बिल्कुल सही। विश्वास प्रस्ताव का प्रचलन संसदीय नियमों में नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव का जो प्रचलन है वो संसदीय नियमों में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में प्रयोग होने लगा है, बिल्कुल सही। विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त जो सभी कथन है तीनों, ये सभी के सभी सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं दे सकता, यह वर्णित है किसमें, अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, किसी राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, बिल्कुल नहीं होता है, राज्य विधानमंडल में नहीं होता है, ये केवल केंद्र स्तर पर होता है। दूसरा, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 90 दिनों तक रोक सकती है, नहीं, 4 महीने। 4 महीने का मतलब क्या हो गया, आपका 120 दिन हो गया, 4 महीने का 120 दिन हो गया, तो 90 दिन नहीं। तो आपका दोनों ही कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, उपयुक्त में से कौन सा उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये उच्चतम न्यायालय का है, बाकी दोनों जो हैं इनके हैं, तो 2 और 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 93 का देखें, तो इसमें जो आपका क्या है कि कौन सा मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है ये पूछा, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी 2 और 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। तो अनुच्छेद 257 में ऐसा प्रावधान किया गया है, बताया गया है 257 में। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो सी वाला है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया नहीं, ये कनाडा से यह प्रावधान लिया गया, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निषेध तत्व नहीं है। तो इसमें आप देखिए, जो पहला ऑप्शन है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23 में है, ये एक मूल अधिकार है, ना कि नीति निषेध तत्व है। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक सही सुमेलित है, वो हमें ढूंढना है। तो देखिए, सेवा पर कर का प्रावधान 28वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये सही है। बाकी अनुसूचित जाति आयोग का गठन ये 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से, मेघालय राज्य की स्थापना 22वें संविधान संशोधन, और नगर निगम नगर पालिका की स्थापना 74वें संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपयुक्त में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री, तो ये उपराष्ट्रपति छोड़ करके बाकी 2, 3, 4 ये आपके सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं,
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संसद और राज्य विधानमंडल की आकस्मिकता नीति सृजित करने की शक्ति देता है? तो आपका ये जो है आर्टिकल 267 के तहत दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये सभी के सभी दिए जाते हैं अर्थात बी ऑप्शन। परंतु उत्प्रेषण जो है ये रिट जो है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, सत्रावसान और या विघटन करने के लिए। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष किसके होता है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुविधा वंचित समूहों को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के गठन की अनन्य शक्ति है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की। अगला है, उपराष्ट्रपति पद हेतु वांछित अर्हताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हत हो, ये भी सही है। वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए अर्हत हो, ये बिल्कुल इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है, बिल्कुल नहीं है, यह राष्ट्रपति को यह अधिकार है। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, राज्यपाल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिनका आर्टिकल 171 के तहत 171 के तहत जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले हों, ऐसे लोगों में से। आगे चलते हैं, तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही, तो अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कथन दिए गए। पहला, इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, कुल 30 सदस्य होते हैं। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। तो 107 का केवल दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन को हमें चुनना है। तो देखिए, यह विशेष इजाजत से संबंधित बिल्कुल है। इसका माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील की जाने का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। अपील की इजाजत स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? ये नियुक्ति का प्रावधान केवल जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय में है, केवल आपका सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 127 के तहत। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। बजट की मांगों में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर भी सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है, बिल्कुल गलत है। कटौती प्रस्ताव पास होने का मतलब कि सरकार का बहुमत है ही नहीं, तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा, संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो अर्थात आपका डी ऑप्शन जो है ए गलत, आर सही। अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय स्तर के पद के समतुल्य माना गया है? तो संसद में विपक्ष के नेता के। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। ठीक है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, संघीय क्षेत्र जो है गृह मंत्रालय के तहत आता है, परंतु इसमें वित्त मंत्रालय नहीं है। तो 134 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? तो नहीं वाला ध्यान से पढ़ा करिए। स्वर्ण सिंह समिति है, आपका वर्मा समिति है, परंतु अशोक चंद्रा समिति जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सम्मिलित होता है? तो इसमें संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, इसमें निर्वाचित और मनोनीत की डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है। दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु विधानसभाओं के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं की बात कर रहा है। देखिए, लोक संसद में जो है वो आर्टिकल 331 के तहत है, जबकि राज्यों में 333 के तहत है। 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में 332 में है और केंद्र में, और राज्यों में किसके बारे में है, किसमें है? तो 334 में। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है? तो जो चौथी अनुसूची है
ये वेतन से नहीं, चौथी अनुसूची नहीं, गड़बड़ हो रहा है। चौथी अनुसूची नहीं, जो आपकी द्वितीय अनुसूची है, ये विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। पहली में भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र है, चतुर्थ में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अगला 118 नंबर, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? तो उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, सी ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, तो 4 हो गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, तो तीसरा हो गया। प्रारूप समिति के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। तो 4231 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता एवं पथनिरपेक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया? तो इसमें जो है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग 1962 में। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? इसमें कम से कम जो है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगला, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों की निर्भरता संबंधी प्रावधान वर्णित हैं? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। भाग 14 का ये अधिकरण से संबंधित है, 4 हो गया। भाग 16 ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है, 3 हो गया। 20 जो है ये आपका संविधान संशोधन संबंधित है, ए हो गया, 1 हो गया। भाग 11 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध से है, 2 हो गया। तो 4312 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने दिन बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष अर्थात 365 दिन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये स्थायी है, परंतु वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ये स्थायी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की? तो राजमन्नार आयोग ने ये अनुशंसा की थी। ये 1970 में ये आयोग गठित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड के साथ सही उत्तर दीजिए। संविधानवाद एक आधुनिक अवधारणा है, यह व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। तो दोनों ही सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है? तो आप देखिए, अनुच्छेद 245, 32, 226, 227 पर 245 नहीं है इसमें। 245 जो है ये भाग 11 जो है 245, 255 ये संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान इसमें बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है, सही है। अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद जो है संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, ये गलत है। 248 के तहत नहीं है, 245(1) के तहत है। तीसरा, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का आधार 1935 का अधिनियम है। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पर दूसरा गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया है। अगला है, आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने हेतु हाल ही में भारत के प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया, तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट बनी? भावना कंठ। अगला है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का प्रकाशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं, नीति आयोग के द्वारा। तो पहला वाला गलत हो गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इस वक्त कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, ये सही है, तो अर्थात दूसरा वाला कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की वायुसेना के मध्य हाल ही में किया गया? तो फ्रांस के साथ किया गया। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर.एस. शर्मा को। किसको नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा, ये ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर में से कौन सा सत्य है? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, बिल्कुल सही। यह दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया, ये भी सही है। 24 जनवरी 2021 को यह पूरे देश में मनाया गया। बालिका दिवस 24 जनवरी को ही होता है।
उपरोक्त सभी कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन हाल ही में किसने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और यह 16वां संस्करण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान की शुरुआत की गई है? आयुष मंत्रालय के द्वारा, जिसमें आयुर्वेद के संबंध में जागरूकता फैलाना या उसके महत्व को बताना है। अगला है जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? चंडीगढ़ से हिसार, जो उड़े देश का आम नागरिक जो परियोजना है उसके तहत। अगला है जनवरी 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इस संबंध में कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो देखिए, इस सूचकांक में सिंगापुर के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ नहीं, जापान के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, और भारत का इस सूचकांक में 85वां स्थान है। तो ये सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि केवल 2 सही है, कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी होगी, ये भी सही है, और उससे बाद में और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन किसमें किया गया है? तो ये वर्णन आपका मिलता है, एक सेकंड, ये वर्णन है आपका 239 में, 239 में। अगला है आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 258 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित होते हैं। अगला है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने को सम्मिलित किया गया, किसमें? 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, ठीक है। और ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जून 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो जो 5वीं लोकसभा थी इसका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, 19 मार्च 1971 से लेकर के 18 मार्च 1977 तक। अगला है भारत के संघीय न्यायालय के बारे में कौन सा या से कथन सत्य है? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1935 को हुई नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में स्थापित हुआ, ना कि 35 में। तो ये 37 होना चाहिए, तो आपका पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेर थे, ये सही है, तो केवल आपका 2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, बिल्कुल। दूसरा, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव, ये भी सही है। उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हुई। उपरोक्त सभी जो हैं आधार हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? 1989 में इसको लागू किया गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 51। देखिए, अनुच्छेद 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्ध करना। जबकि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों गठन, अनुच्छेद 43 बी जो है सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा है। ये सभी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं, परंतु 51 जो है ये गांधीवादी विचारधारा से डायरेक्टली संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।